What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोट और आदमी दोनों ही शानदार हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। लाइफ बिगन्स व्हेन वी डिसाइड इट्स गोइंग टू बिगन फॉर अस। आप जिस दिन इस धरती पर पैदा होते हैं उस दिन कुछ नया नहीं होता है। दुनिया पैदा होती है, आती है और चली जाती है। असली लाइफ उस दिन स्टार्ट होती है जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है। आज जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया उस दिन से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, वरना तो जस्ट कैलेंडर में डेट चेंज होती है। आज 10 है, कल 11 हो जाएगी, परसों 12 हो जाएगी और ऐसे ही दिन जाते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और 10-15 साल बाद आप जब देखेंगे, हालांकि आज भी अगर आप देखें पिछली लाइफ को अपना कंसिडर करके, अगर आपने कुछ अच्छा अचीव नहीं किया तो आपको लगेगा यार इतनी लाइफ तो वैसे ही निकल गई। और ये आगे भी ऐसे ही निकल जाएगी जब तक आप इसको एक डायरेक्शन नहीं देंगे, एक डिसाइड नहीं करेंगे कि लाइफ में करना क्या है, कि मैं यहाँ पे कुछ आया हूँ तो कुछ पर्पजफुल कर कर जाऊंगा। गांधी जी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए यार। स्टार्टिंग की जो लाइफ थी उनकी, बहुत ही आप देख सकते हैं, जिन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी। मैं सजेस्ट करूंगा जिसने नहीं पढ़ी है पढ़ना चाहिए उनको, क्योंकि बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा आपको उनकी ऑटोबायोग्राफी से। उनकी स्टार्टिंग की लाइफ देखिए, कितनी हैफेजेड थी, मतलब कुछ नहीं चल रहा है, दुनियादारी ऐसी चल रही है, पता नहीं किन किन चीजों में लीन रहते थे वो। आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को। तो उसी तरीके से जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया उनकी लाइफ भी चेंज हो गई। और उन्होंने एक ऐसी डायरेक्शन अपनी लाइफ के साथ साथ हमारी कंट्री को भी दे दी कि आप आज समझ सकते हैं कि वो हमारी कंट्री को क्या देके चले गए। तो इसीलिए आप भी डिसाइड कीजिए कि अपनी लाइफ में करना क्या है, और अपनी लाइफ को एक पर्पजफुल लाइफ बनाइए। टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये मत कीजिए कि यार बस कट रही है, ये बोलिए सबको कि कट नहीं रही है भाई, जी रहा हूँ लाइफ। ओके। आज 10th ऑफ अप्रैल है, तो आज हमको हिंदू एनालिसिस एंड पीआईबी देखना है। देखिए आज मुझे कहीं जाना था, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो हो सकता है कल भी थोड़ा न्यूज़पेपर थोड़ा लेट आए, क्योंकि आज तो मैं जल्दी करके निकल जा रहा हूँ इसको। तो कल थोड़ा देखते हैं किस तरीके से होता है। मतलब आई होप कि टाइम पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी तो यार सिचुएशन जैसी रहेगी टाइम के अकॉर्डिंग उसी तरीके से देखेंगे, पर आज का थोड़ा पहले लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है अभी कहीं पे। ये वाला आर्टिकल लिकर बैन से रिलेटेड है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, पर लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को करना क्या चाहिए था। तो उसके लिए थोड़ा सजेशन दिया गया, 2-3 पॉइंट काम के हैं, तो इस आर्टिकल को थोड़ा देख लेंगे अच्छे से। ये वाला आर्टिकल सीरिया से रिलेटेड है। कई बंदे बोल लेते हैं कि सर सीरिया का आर्टिकल आए तो थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी देना, तो हल्की सी आप लोगों को यहाँ पे बैकग्राउंड हिस्ट्री भी मिलेगी। और आज जो यूएसए ने कर दिया है उससे क्या कंडीशन क्रिएट हो गई है, उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, वो सारी चीजें भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया की विजिट पे आए हुए हैं, तो किस तरीके से, जिस तरीके से शेख हसीना जी ने अपना एक आर्टिकल लिखा था इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन से रिलेटेड, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जी ने भी अपना ये आर्टिकल दिया है किस तरीके से रिलेशन होने चाहिए और किन किन चीजों पे हमको फोकस देना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन, इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे फोकस दिया है। ये 3 मेन पॉइंट है जिनके इर्द गिर्द ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गया है। ये वाला आर्टिकल न्यूक्लियर से रिलेटेड है। न्यूक्लियर एनर्जी को किस तरीके से यूज किया जा सकता है और आज की डेट में किस तरीके से यूज कर रहे हैं उसको। मतलब कई सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है। कि देखिए एनपीटी के बारे में थोड़ा जिक्र किया गया है यहाँ पे, जिसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं। और यहाँ से चलिए आपके लिए यहीं पे क्वेश्चन पूछता हूँ, एकदम याद आ गया मुझे। मैंने आप लोगों को जब ये आर्टिकल पहले भी डिस्कस किया था, तब उस टाइम पे मैंने एनपीटी के बारे में सारी चीजें डिस्कस की थी डिटेल में, मैप दिखा के भी डिस्कस किया था आपको। 5 मेंबर ऐसे थे जो कि एनपीटी के मेंबर नहीं है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर नहीं है। और उन उन 5 में इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, एक हमारा देश भी है, इंडिया भी है उन 5 में से एक। तो आप लोगों को चार चार 5 में से एक तो मैंने बता दिया, अब 4 के नाम लिखने हैं। 4 में से एक बदतमीज इंसान का तो नाम आपको याद आ ही गया होगा, नॉर्थ कोरिया। उसके अलावा 3 के नाम और लिख दिए, चलो ये एक और बता दिया मैंने, ठीक है। तो 3 के नाम अब आप और लिखिएगा। आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूंगा। ये वाला आर्टिकल तो एडिटर से रिलेटेड होता है। ये वाला आर्टिकल है ब्रेग्जिट से रिलेटेड। रियल मीनिंग ऑफ ब्रेग्जिट बताया गया है। लग तो ऐसा रहा है जैसे आज तक रियल मीनिंग हम लोगों को समझ में नहीं आया। वही ब्रेग्जिट जो ब्रिटेन से बाहर निकल रहा है, किस तरीके से यूरोपियन यूनियन के रिलेशन उसके साथ में होंगे। यार उनके रिलेशन है, हमको क्या करना है, जब अच्छे से एक बार निकल जाओ उसके बाद में हम आप लोगों को देखेंगे। बहुत देख लिया हमने आप लोगों को। ये वाला आर्टिकल बांग्लादेश से रिलेटेड है, जो कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, हमारी विजिट पे आई हुई थी हमारी कंट्री की। तो हम आर्टिकल सारे डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या दुनियादारी सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे उनकी एक बुक का नाम दिया गया है, बस वो बुक का नाम आप लोग याद रखिएगा। अभी आपको लोगों को आगे भी दिखा दूंगा। अटपटा सा नाम है, हालांकि उनकी लैंग्वेज में ये कुछ करके पता नहीं, अभी देखेंगे आगे थोड़ा। तो ये सब हो गया, ठीक है। ये वाला आर्टिकल जो बच गया है, ये वाले आर्टिकल के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। हालांकि पूरे आर्टिकल में वही सारी चीजें हैं
दोनों की लड़ाई चलती रहती है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, आधार कार्ड बना दिया है, ठीक है? आधार कार्ड बना के वो क्या करती है, उसको मैंडेटरी करने की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इसको मैंडेटरी मत करो। गवर्नमेंट कहती है इसको मैंडेटरी करेंगे। दोनों में लड़ाई चलती रहती है। उसी के ऊपर आर्टिकल है ये, और कई चीजें ये भी बताई गई हैं। देखिए गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह सही है। यार सबसे पहले सबको आधार कार्ड प्रोवाइड कराओ, ठीक है? और सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीजें हो रही हैं जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सारी यूज हो रही है उसमें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, और सबको आधार कार्ड प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। उसके बाद उससे पहले ही आप क्या कर रहे हैं, इसको मैंडेटरी कर दे रहे हैं। वही बात हो गई ना डिजिटल डिजिटल वो ट्रांजेक्शन वाली, जिसको हम लेस कैश और कैशलेस इकोनॉमी बताने की बात करते हैं। तो पहले कैशलेस या लेस कैश इकोनॉमी आप तब बनाएंगे ना, पहले उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए आप। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने डेवलप किया नहीं है, इंटरनेट की गांव में फैसिलिटी नहीं है। इवन इंटरनेट तो बाद में चलेगा, पहले तो लाइट की फैसिलिटी अच्छे से करो। तो काइंड ऑफ चीजों को आप कंपेयर करके अगर कहीं पे लिखे तो क्रिटिकली एनालाइज करने वाले आर्टिकल में इस तरीके से आप पॉइंट को आगे पीछे करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो उसी के बारे में यहाँ बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट। क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने इनकम टैक्स में लगा दिया, वो समझ में आता है, ठीक है? मतलब इस तरीके की स्कीम है, पर लेकिन जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है, जिससे लोगों को मिड डे मील तक में आपने आधार कार्ड लगा दिया है, किसी बच्चे के पास में आधार कार्ड नहीं है तो उसको क्या खाना नहीं मिलेगा क्या? तो इस तरीके की चीजों पे सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज रहता है गवर्नमेंट से, इस चीजों को लेके। तो उसी के ऊपर आर्टिकल में वही सारी बोल बच्चनगिरी करी गई है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, जो दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने निकाल लिए हैं, बाकी तो फिर वही सारी चीजें हैं। आइए पहले इसी को देख लेते हैं हल्का सा। तो ये इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम है, हालांकि अटपटा सा है, बांग्लादेश सोई रोटोंटर जन्मो। तो बुक का नाम याद रख सकते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि एक तो इंडिया पार्टिसिपेट किया था ना, क्योंकि इंडिया भी पार्ट था 1971 वार का। तो इनके द्वारा बुक लिखी गई है, 2015 में लिखी गई थी ये, शेख हसीना जी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर भी हैं और विजिट पे भी आई थी, तो हो सकता है इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से द हिंदू में भी आ गई है। तो याद रख लीजिएगा, एक दो बार लिख के याद कर लीजिएगा। अब आधार कार्ड से रिलेटेड देखते हैं, देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली तो बात यही होगी, 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जिसने याद नहीं किया इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके साथ में पूरी जिंदगी रहने वाला है अब, ठीक है? ये चेंज नहीं होने वाला है कभी। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, देखिए जो यहाँ पे आती है, इसमें आप धोखा खा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो डेटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है? तो वैसे तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम से रिलेटेड चीजें हो रही हैं, तो किसी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम, किसी का भी आपको यहाँ पे मतलब चकमा दिया जा सकता है आपको। मतलब यहाँ पे एक तरीके से इस तरीके से, मतलब वही चीज हो गई ना कि आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मतलब कंफ्यूज किया जा सकता है आपको यहाँ पे, ठीक है ना? तो कंफ्यूज किया जा सकता है उसी तरीके से। तो इसको याद रखना, तो जो डेटा कलेक्शन किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो यूआईडीआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो स्टेचुअरी बॉडी का स्टेटस दे दिया गया है इसको। किसके तहत, किसके तहत दिया गया इसको? ये दिया गया आधार एक्ट 2016। देखिए आधार एक्ट 2016 बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में था। कंट्रोवर्सी में किस लिए था? कंट्रोवर्सी में इसलिए था क्योंकि मनी बिल की वजह से। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको स्टेचुअरी स्टेटस देने के लिए मनी बिल की तरह पास कर दिया गया है। जबकि ये मनी बिल की, अगर इसमें ढंग से चीजें देखी जाए तो मनी बिल था भी नहीं है पूरा। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा था। तो उसी चीजों को लेके तो मनी बिल, देखिए नॉर्मल मनी बिल क्यों बनाया गया? मनी बिल इसीलिए बनाया गया क्योंकि आर्टिकल 110 के तहत क्या किया जा सकता है इसको, आर्टिकल, ये इसको याद रखेगा, ठीक है ना? क्या किया जा सकता है इसको? नॉर्मली लोकसभा में पास किया जा सकता है। राज्यसभा क्या कर सकती है इसको, कितने दिन रोक सकती है? चलिए क्वेश्चन बताइएगा, कितने दिन राज्यसभा इसको रोक सकती है? इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यार, बहुत ही आसान से, जो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। बताइएगा कि राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है इसको, और उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती अगर किसी बिल को मनी बिल बना दिया जाता है, ठीक है? तो आप लोगों को ये आर्टिकल मैंने बता दिया, आप लोगों को ये बताना। इससे पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन के अंदर रखा गया था इसको। प्लानिंग कमीशन, जो कि आपको रिप्लेस करके क्या बना दिया, नीति आयोग बना दिया गया है। तो पहले प्लानिंग कमीशन को डस्टबिन बोला जाता था, एक तरीके से देखा जाए। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये एक आर्टिकल में पढ़े थे, उन्होंने बोला था इसको, कि कोई भी स्कीम्स अगर गवर्नमेंट को नहीं दिखती थी कहाँ पे फिट करनी है, उसको प्लानिंग कमीशन के अंडर में डाल देते थे। जैसे इसको बनाया गया, इसको यूआईडीआई को, तो पता नहीं चला कि यार किस मिनिस्ट्री के अंडर रखें, तो बोला प्लानिंग कमीशन के अंदर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रहती है, तो इसीलिए सारी चीजों को प्रॉपर वे में हैंडल किया जा सकता है। तो इसीलिए एक आर्टिकल में इसको डस्टबिन भी बोला गया था, कि कुछ कहीं सेट करने का मौका नहीं मिल रहा तो उसको प्लानिंग कमीशन के अंडर डाल देते हैं, ठीक है? तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आईडी का सिस्टम है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है? तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात है वो मनी बिल वाली, जो कि आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही है। मनी बिल न, इसको मनी बिल न किया जाए, अपोजिशन ने, जो अपोजिशन पार्टी है, बहुत ज्यादा अपोज किया इसको, मनी बिल न किया जाए, ठीक है? और ये देखिए इसको नोटिफाइड कर दिया 26 मार्च 2016 को। एक्ट वाज नोटिफाइड गजट ऑफ इंडिया। ये वही गजट है जिसमें आप लोग बोलते हैं ना गजेटेड ऑफिसर, जी हाँ, इसी में नाम आने के बाद में आप गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। ये वही गजट है जिसमें नाम आने के बाद में, किसी बिल रखने के बाद में
अब चीजें प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। इसके बारे में एक चीज और याद आ गई मुझे, गजट के बारे में। देखिए गजट के बारे में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, और इसका आंसर देना आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये सबसे पहली तो बात वीकली पब्लिश किया जाता है। आप लोगों को याद रखना है, गजट ऑफ इंडिया वीकली पब्लिश किया जाता है। जी हाँ, ये याद रखना है, अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया, विकीपीडिया की इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, और पब्लिश किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है? ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ, याद करो, मिनिस्ट्री ऑफ, आ रहा है कुछ याद? नहीं याद आएगा तो इसी तरीके क्वेश्चन का आप लोगों को याद रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आता है ये, तो आप लोगों को याद रखना है ये। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा आगे पीछे की चीजें देखते रहा करो जब भी कोई चीज देखते हो। ठीक है, तो अप्रैल 2017 मतलब अभी जो चल रहा है अप्रैल, आज 10 अप्रैल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया अप्रैल में ही, क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू प्राइवेसी वाला ग्राउंड और आ गया इसमें। देखिए पहले से ही चला हुआ आ रहा है, अब फिर से इसको बहुत ज्यादा वो कर दिया है कि इसको लीगली कर दिया एक तरीके से, कि देखिए हमारी राइट टू प्राइवेसी वाली बात होती है, क्योंकि आंख की पुतली, हाथ की फिंगरप्रिंट जो कि कहीं भी नेगेटिवली यूज किया जा सकता है, अंगूठा लगाते हैं हम जब बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उसका नेगेटिवली यूज किया जाता है, तो उन सब चीजों को आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उसके ऊपर बात हो रही है, और वही सोशल सिक्योरिटी और नॉर्मल वर्क की बात होती है कि आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में इनको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, आप कर सकते हैं इसको नॉर्मल वर्क, पैन कार्ड, दुनिया, वो सब चीजों में। तो वही सारी चीजें इनके बीच में लड़ाई कर रही है, लड़ाई चल रही है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो आप लोगों को ये याद रखनी है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मनी बिल वाला फंडा और ये गजट वाला फंडा पहले प्लानिंग कमीशन के अंदर था, ये एक्ट हो गया, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। और ये मिनिस्ट्री जो हो गया इसको मत भूलिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वैसे मैं पूछने वाला था पर फिर मैंने बता दिया। ठीक है, दिल खुश है इसलिए बता दिया, वरना क्वेश्चन था ये। चलिए आगे चलते हैं अब। ये वाला आर्टिकल सीरिया से रिलेटेड है। इस वाले आर्टिकल में जो यूएसए ने अभी मिसाइल अटैक किया है सीरिया के ऊपर, उससे रिलेटेड है। तो हल्की सी एक बार थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं, सीरिया है कहाँ और चल क्या रहा है सीरिया में। पहले तो बड़ा व्यू देखिए, ये हो गया इंडिया। ठीक है, आई लव माई इंडिया, आप भी करते हैं ना? हाँ करना चाहिए। लव करने का मतलब ये नहीं होता है कि बस प्यार कर लिया, सफाई भी रखो और पानी सेव करो और दूसरे की हेल्प करो, ये होता है। ठीक है, ये हो गया सीरिया। यहाँ पे इत्तू सा, इत्तू सा था, कपिल शर्मा वाला डायलॉग याद आ गया। आगे चलते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे चलते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे होने के बाद में अब सीरिया का ये अंदर वाला पोर्शन है। तो अंदर वाले पोर्शन पे जाने से पहले मतलब पहले मैप देख लेते हैं एक बार, चीजें स्टार्ट करने से पहले। ये यहाँ पे सीरिया हो गया, और ये इसके देखिए बॉर्डर पे कौन कौन हो गया, यहाँ पे टर्की हो गया, यहाँ पे इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, और देखिए इसराइल से भी टच करता है बॉर्डर। ठीक है ना, तो इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैपिटल क्या है? कैपिटल है दमाकस, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। और करेंसी क्या है इसकी? सीरियन पाउंड। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग वो भी देख लीजिए कितने कितने किस तरीके के आदमी है। मैक्सिमम जो मैक्सिमम इस्लाम है, और क्रिश्चियनिटी और द्रुजिज्म थोड़े से ये भी हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से 2006 के हिसाब से देखी गई है, क्योंकि अब इस पे देखना आसान भी नहीं है, क्योंकि सेंसस करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2011 से यहाँ पे कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। क्यों खराब हो रखी है वो देख लेते हैं। ये है भाई साहब बशर अल असद। ठीक है, तो ये बशर अल असद है, तो इनके पिताश्री का नाम था हाफिज अल असद। तो हाफिज अल असद जो थे वो 1971 जब से बांग्लादेश आजाद हुआ था ठीक है ना, तो ये चीजों को कोरिलेट कर लिए कि जिस 1971 का नाम आते ही वो याद आ गया, कुछ और याद आ रहा है हिस्ट्री में उसको कनेक्ट कर दीजिए तो चीजें याद रह जाती हैं। तो 1971 से 2000 तक क्या हुआ था, इनके पप्पा थे, पप्पा यहाँ पे अपना रूल चला रहे थे। ठीक है, और देखिए जो हाफिज असद थे ये क्या है, ये कमांडर एंड आर्मी के चीफ थे यहाँ पे सीरियन आर्मी में। और जो पार्टी है इनकी वो बात पार्टी, नहा नहा के काम करते हैं सारे, नहा नहा के मिसाइल फेंकते हैं लोगों के ऊपर। तो बात पार्टी है, ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं है, पर फिर भी मतलब जिक्र आ जाए, इतनी ज्यादा न्यूज में चीजें आ रही हैं तो थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए। सीरिया में आदमी कौन रहते हैं? डाइवर्स है, इथनिक है, रिलीजियस ग्रुप है, रिफ्यूजी आते हैं, और सुन्नी अरब्स हैं। तो इस तरीके से काफी आदमी यहाँ पे रहते हैं। तो जो मेन फंडा है वो है सुन्नी वाला। ठीक है ना, जो शिया और सुन्नी वाली इनकी लड़ाई चलती है उसके ऊपर सारी चीजें टिकी रहती हैं। तो सुन्नी अरब वाली चक्कर चल जाता है बहुत ज्यादा, तो पॉपुलेशन है। तो सीरिया में सिविल वार स्टार्ट हो गई 2000 में। 2000 में सिविल वार क्यों स्टार्ट हो गई? देखिए यार इतने दिनों से तो पप्पे बैठे हुए हैं, अब पप्पा के बेटा आ गए हैं। अब बेटा ने आगे काम स्टार्ट कर दिया जो पप्पा कर रहे थे, एक ऑटोक्रेटिक रूल कर रहे हैं यहाँ पे, अपने हिसाब से रूल कर रहे हैं। मतलब काइंड ऑफ लिटिल बिट, ज्यादा तो नहीं, खैर नॉर्थ कोरिया के साथ में हल्का सा कंपेयर कर सकते हैं, कंप्लीटली नॉर्थ कोरिया के साथ में नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर भी नॉर्थ कोरिया के कंपेयर में तो फिर भी बहुत सही चीजें हैं। नॉर्थ कोरिया में तो बिल्कुल कहानी खराब कर रखी है उस इंसान ने। तो ये चीजें हो गई। तो देखिए अब पहले तो आदमी यहाँ पे देख लीजिए, 10 साल हम मनमोहन सिंह जी को नहीं झेल पाए, उसके बाद में हटा दिया कांग्रेस को, और यहाँ देखिए
30 साल तो ये हो गए, और अब कितना हो गया 2016, तो लगा लीजिए आप कितने 50 साल के लगभग यही राज कर रहे हैं। तो एक आदमी को इतने दिन तक झेलना, मतलब हस्बैंड वाइफ भी थोड़े दिन में एक दूसरे से इरिटेट होने लगते हैं यार। ये तो फिर भी एक ऐसे आदमी को झेल रहे हैं, रूल कर रहा है। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना बातों को, ठीक है जी। देखिए पढ़ाई को ना एंजॉय कर करके पढ़ा करो, जैसे लगे कि हाँ यार पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि यार हिंदू लेके बैठ गया, अब रटना पड़ेगा, क्या करूँ यार, ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं इसमें, किस तरीके से पढ़ूं। इस तरीके से नहीं, एंजॉय कर करके पढ़ो, जिससे आपको लगे खेल खेल में पढ़ो चीजें। खेल खेल में जिस चीज को कर जाओगे ना, खुश रह के जिस चीज को कर जाओगे, उस चीज से ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं है। तो एंजॉय कर करके पढ़ाई करो, ठीक है। तो देखिए इतने दिनों तक इरिटेट आदमी वैसे ही हो जाता है, तो आते आते जब चीजें चलती रही तो 2011 में अंदर का गुस्सा फूट गया बिल्कुल। तो एक सिविल वार बिल्कुल अच्छे वाली स्टार्ट हो गई, जिसको कहते हैं कि एक पूरी कहानी स्टार्ट हो गई। अब एक साइड में आ गई अपोजिशन और दूसरी साइड में आ गया यहाँ का जो पार्टी हो गई। अब जो अपोजिशन था, मैंने आप लोगों को बताया था, अपोजिशन में मैक्सिमम जो है आईएसआई वाले, आप लोग कह सकते हैं आईएस, ठीक है ना। इसके कुछ आदमी है, 5-6 आदमी, 5-6 ग्रुप थे, जो मैंने आप लोगों को जब भी बताया था उस टाइम पे। इनको जो सपोर्ट कर रही है, इनको सारी वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट कर रही है, यूएसए सपोर्ट कर रहा है। और ये जो है देखिए इनको सपोर्ट, मतलब ये क्या कहते हैं, यूएसए हमेशा पुलिसिंग का काम करता है। वो क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इतने दिन से एक आदमी ऑटोक्रेटिक रूल नहीं करना चाहिए। तो डेमोक्रेसी के नाम पे वो सब इवन इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक साइड में, दूसरी साइड में ये हो गए, और इनकी साइड में कौन है, सबसे खूंखार आदमी, जिसको कहते हैं पुतिन। ये एक ऐसे इंसान है, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर का शासन चलता था रसिया में। और जब से प्रेसिडेंट बने, पहले तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा, कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब लिमिटेशन थी कि ज्यादा बार नहीं बन सकते, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा, और उसके बाद में प्रेसिडेंट बने। आज की डेट में वहां पे प्रेसिडेंट शासन चलता है, मतलब प्रेसिडेंट रूल चलता है, एक तरीके से प्रेसिडेंट के पास में ज्यादा पावर है। तो जो प्राइम मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई कंट्री थी, प्रेसिडेंट के द्वारा कंट्री बना दी उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक, मतलब कितना, आप लोग कह सकते हैं कि विल पावर कह लीजिए, जो भी आप लोग वर्ड यूज करना कह सकते हैं, किस तरीके से आदमी है वो। तो मतलब वो चीजें हो गई सारी। चलिए, तो फालतू की बातें हो गई, जस्ट इंटरटेनमेंट और आपका कोरिलेशन बनाने के लिए। तो वो आदमी इनका साथ दे रहे हैं। तो देख लीजिए अब, तो बात इनकी नहीं आती है कि यहाँ पे सीरिया में क्या चल रहा है, बात ये आ जाती है कि आमने सामने कौन आए। तो जब भी ये बात आती है, तो फिर वही बात आ जाती है कि अगर आमने सामने रसिया और यूएस से आमने सामने आएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर से वही चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, कोल्ड वार वाली। तो इस कोल्ड वार से बचने के लिए, जो कि 1991 से पहले चल रही थी, हालांकि फिर से आप आज की डेट में भी, अब तक ओबामा के टाइम तक भी यही बोला जाता है कि फिर से उसी टाइप की कोल्ड वार टाइप में ही चीजें चल रही हैं, क्योंकि कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया है, ठीक है। तो दो तीन ये चीजें और याद रखिएगा, अलेप्पो सिटी हो गई, बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहती है। और ये लेक असद, देखिए नाम के नाम पर ही है, ठीक है, इनके नाम पर लेक असद भी नाम है। ये यूरोफ्रेट्स रिवर हो गई यहाँ पे। तो यही है, दो चार चीजें आप लोग याद रख सकते हैं, लेबनान और मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी में आ रही है ये कंट्री, ठीक है, और सीरिया को टच कर रही है, लेबनान हो गया ये। तो कुछ चीजें याद रखेगा इस तरीके से। आइए अब आर्टिकल देख लेते हैं। तो आर्टिकल न्यूज में आने का रीजन क्या था, सबसे पहला था इडली प्रोविडेंस। जो इडली प्रोविंस थी यहाँ पे, एक बार देख लीजिए मैप में, ढूंढनी पड़ेगी वैसे मुझे भी, इसमें तो नहीं है, ये रही इडली प्रोविंस है। यहाँ पे क्या हुआ, अभी केमिकल वेपन का यूज होने की आशंका बताई जा रही है। देखिए दो पार्टी हैं, एक साइड में तो हो गई, मतलब जो गवर्नमेंट हो गई, दूसरी साइड में हो गई अपोजिशन। गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमने नॉर्मल मिसाइल फेंकी थी, और वो मिसाइल जो थी, वहां पे उन्होंने केमिकल वेपन पहले से अपने रख रखे थे, उनके केमिकल वेपन पे जाके गिर गई, तो इसलिए वो केमिकल वेपन फट गए, ठीक है। गवर्नमेंट का ये देना है, ये मतलब गवर्नमेंट का, मतलब इस तरीके की बातें बता रहे हैं, जब उनको पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड और सबने उनको क्रिटिसाइज किया। और जो यहाँ पे जो लोकल आदमी मारे गए बहुत सारे, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर केमिकल वेपन का अटैक हुआ है। तो ये चीजें आ रही हैं। तो यूएसए ने क्या किया है, केमिकल वेपन का अटैक होने के बाद में जब पता चल गया कि इस तरीके से चीजें हो रही हैं, जबकि उनको वार्न किया गया था, तो डोनाल्ड ट्रम्प जी, जो कि सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेड पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, इन्होंने क्या किया, उठा के ना आओ देखा ना ताओ, ये मिसाइल का नाम है टॉम हॉक। तो ये क्रूज मिसाइल है, ये छोड़ डाली, ठीक है ना। बोल्ड मूव था, क्योंकि इससे पहले प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी थे, उन्होंने भी काफी काम किया है। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बोला जा रहा था कि ये इंटरनल फोकस करेंगे। पर लेकिन अब इनको आराम आराम से प्रेसिडेंसी का समझ में आ रहा है, आराम से इनको पावर समझ में आ रही है, तो इसलिए फिर से अब ओबामा वाले पाथ पे, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि यूएस जो ग्लोबल पुलिसिंग का काम करता है, उसी के पैटर्न पे ये आना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए, तो बराक ओबामा ने भी रिपीटेडली सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद को हटाने की बात करी है। क्यों हटाने की बात करी है, दो रीजन थे उसमें। दो रीजन क्या थे, सबसे पहला तो फोकस यही था कि एक तरीके से जो इस्लामिक स्टेट जो इराक है एरिया, किस तरीके से जो उनका कैंपेन चल रहा है, उस पर फोकस रखा जाए, मतलब उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, एक तो वो फोकस था उनका, ठीक है।
दूसरा क्या है, दूसरा ये था कि जो यूएस कभी नहीं चाहता था कि डायरेक्टली वो आमने सामने आए। कन्फ्रंट्रेशन होता है आमने सामने आना, किसके साथ में, रशिया के सामने, क्योंकि अगर रशिया के साथ में आमने सामने आ गया तो दोनों अपने आप को 30 मार खा समझते हैं। वो बोलता है कि मैं तेरे पापा जी हूँ, वो बोलता है हम तुम्हारे पापा जी हैं। तो इस तरीके से दोनों आमने सामने रहते हैं और हर टाइम वो उसको देखने के लिए तैयार नहीं है, वो उसको देखने के लिए तैयार नहीं था। तो ओबामा ने हमेशा यही चीजें करी थी कि दोनों आमने सामने ना हो, तो इस तरीके से वो क्या चाहते थे, हमेशा असद को यहाँ से हटा दिया जाए। ठीक है। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है, एक तरीके से जिस तरीके की चीज की है उन्होंने, वो सीरियन क्राइसिस को कभी भी ठीक नहीं कर सकती, वो और ज्यादा डेंजर लेवल पे इसको ले जाकर रख देगी। ठीक है। तो इस तरीके के आर्टिकल लिखने वाले बोल रहे हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है, कुछ लिखिएगा पॉइंट, दिन से सीरिया का इशू सुन रहे हैं अपने आप से कुछ, हालांकि आर्टिकल में आगे ही आंसर मिल जाएगा काफी हद तक। डिड इट स्टेब्लिश एनी डिटरेंस इन सीरिया, सीरिया में कोई डिटरेंस स्टेब्लिश करेगा। डिटरेंस का मतलब है ड्रा, मतलब डराना या फिर चीजों को सोल आउट करना, आप लोग कह सकते हैं। जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर पॉलिसी, सब न्यूक्लियर बनाते हैं, इंडिया ने न्यूक्लियर बना लिया क्योंकि डिटरेंस कर सके चाइना को, चाइना हमारे ऊपर कोई उल्टा सीधा हथियार ना यूज कर सके। इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का ले लीजिए, यूएसए और रशिया का ले लीजिए, डिटरेंस की पॉलिसी होती है एक दूसरे को डरा के रखना, दूर रखना, जिससे कि प्रॉब्लम ज्यादा ना हो जाए। तो क्या डिटरेंस का काम करेगा, विट विल हेल्प इन लॉन्ग रन टू मिटिगेट, मिटिगेट कहते हैं सोल्व करना, द सफरिंग ऑफ द सीरियन एंड ब्रिंग सिविल वार टू एंड, इसमें हेल्प करेगा कि सिविल वार को भी खत्म कर सके, मिटिगेट कर सके, चीजों को सही कर सके। तो आप लोगों को बताना है, हालांकि आंसर आप लोगों को कुछ कुछ आगे मिल जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो क्या है इसमें, क्वेश्चन जो है सबसे पहले तो लीगल वाली है, लीगलिटी वाली है। यूएन चार्टर के हिसाब से आप किसी के ऊपर तभी बम फेंक सकते हैं, कभी मिसाइल का अटैक कर सकते हैं, अगर आपको जो सिक्योरिटी काउंसिल है उससे अप्रूवल मिल चुका हो, और ये काम ओनली सेल्फ डिफेंस में हो सकता है, मजा लेने के नहीं, नहीं कि वो अपने अंदर कुछ कर रहे हैं और आपने फेंक दिया, तुम्हारा क्या मतलब है यार वहां पे करने का, तुम लगते क्या हो उनके, जो तुमने मिसाइल वहां पे फेंक दी है, ये आर्टिकल लिखने वाले इनको बोल रहे हैं। ठीक है। हालांकि इस लैंग्वेज में नहीं बोल रहे हैं, जिस लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ वो सोबर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मैं इसलिए यही लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, आप लोगों की समझ में आ जाए। तो जिस तरीके की हरकत आपने की है, मतलब यूएसए ने की है, वो तो क्या करेगा, और ज्यादा अलायंस जो है किसके बीच में, मॉस्को, किस कैपिटल है, रसिया, और डमाकस कहाँ की कैपिटल है, सीरिया। तो दोनों के बीच में और ज्यादा रिलेशन अच्छे कर देगा, फिर से और ज्यादा इरिटेशन हो जाएगी रशिया को यूएसए से लेके। तो उस तरीके की चीज है। तो ये क्या बोलेंगे, ट्रंप को थोड़ा तो वेट करना चाहिए था यार, एक जो यूएन के द्वारा वहां पे मतलब जो केमिकल वेपन का अटैक बता रहे हैं कि केमिकल वेपन का अटैक हुआ है, तो उसकी छानबीन की जा रही है कि अटैक हुआ भी है या नहीं भी है। तो तब तक तो कम से कम वेट करते यार, जब तक हम निकाल के लाते कि केमिकल वेपन यूज हुआ है, असद ने किया है या फिर अपोजिशन ने किया है, तो इतना तो वेट कम से कम कर ही सकते थे। आपने तो कोई वेट ही नहीं किया यार, आओ देखा ना था, बस कर दिया काम। तो ये इनको बोलना है इतना तो रुकते कम से कम। तो जो यूएस कंट्री है और अदर कंट्री है, ठीक है, वो क्या करती, आज और ज्यादा प्रेशर कर सकती थी इनके ऊपर अगर ये इस तरीके का स्टेप्स ना लेते। ठीक है। तो पीस प्रोसेस को फिर से अच्छे से लाया जा सकता था, और जिस तरीके से मतलब चीजें सोल्व आउट की जा सकती थी, कहने का मतलब ये है। पर लेकिन जिस तरीके का स्टेप्स लिया है, इस तरीके से अब कोई सोल्यूशन आगे निकलता नहीं दिख रहा है, और अभी कुछ फिक्स भी नहीं है। देखिए सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल क्राइसिस चला हुआ है, सांप्रदायिकता छिड़ी हुई है, जियो पॉलिटिकल डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आप लोग अगर हिंदी की भाषा में बोले तो महाभारत, और दूसरी भाषा में बोले तो दंगल चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। तो इस तरीके से आर्टिकल लिखने वाले यहाँ पे बोल रहे हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं कि देखिए, जिस तरीके से यूएस से अपनी मतलब जिद पे अड़ा हुआ है कि असद को हटाना है, तो अगर उसको फोर्सफुली मतलब उसको ताकत से अगर हटाने की कोशिश कर रहा है असद को, तो वो क्या करेगा, एक तो सबसे पहली कन्फ्रंटेशन वाली बात आ जाएगी, रशिया और यूएस से आमने सामने आ जाएंगे, जो सबसे खतरनाक है। और अगर वो आमने सामने आ जाते तो फिर क्या होगा, फिर से वही वही बात होने वाली है क्या, ये देखिए, रिफ्यूजी की प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो चुकी है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। खुद की कंट्री से निकल निकल के भागेंगे, इतने सारे बच्चे, बूढ़े, औरतें यार मारे जाते हैं यहाँ पे। देखिए ये तब का डेटा है, कितने ज्यादा मारे जा चुके हैं, समझ रहे हैं यार कितनी मतलब, सुबह को शाम तक आदमी को ये नहीं पता है कि कल तू जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन बनी बनी हुई है। तो प्राइमरी जो फोकस होना चाहिए वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का, पहले तो एंड करे जो वार चल रही है, उसके बाद में थोड़ा कुछ देखने की कोशिश करें। सबसे पहले जो काम है उसको कंट्रोल करें आप, ये नहीं है कि कुछ भी उठा के हरकतें आप लोग करते जा रहे हैं वहां पे। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था। आई होप कि चीजें आप क्लियर हो गई होंगी, काफी आप लोगों को क्लियर हो गई है तो देखिए सही है, वरना अगर अब भी समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके। तो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। ओके। पर समझ में आनी चाहिए चीज, बस फंडा हुआ है। देखिए ये वाला वही बात है, ये वाला हो गया हमारा हाईवे, और ये वाला हो गया 500 मीटर, 500 रुपये का नोट नहीं है ये, 500 मीटर डिस्टेंस है, जहां से जहां तक आपको दारू नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है, ड्रिंक नहीं करनी है। ठीक है।
तो इनके इस मूव को, सुप्रीम कोर्ट के इस मूव को अच्छी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है यहाँ पे। जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं वैसे। देखिए बोला क्या जा रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लाया है कि बैन लगाना है 500 मीटर हाईवे पे इधर और उधर, तो इसका कोई पर्पज बनता नहीं है। इन्होंने मतलब एक नॉर्मल चीजें देखी बस, कि हाँ लोग दारू पी रहे हैं, इस तरीके की चीजें देखी बस, उस पर लगा दिया। अब जिसको पीनी होगी वो ये थोड़ी ना यार वो हाईवे पे से ही खरीदेगा, अपनी गाड़ी में लेके आएगा आराम से, गाड़ी खड़ा करके हाईवे पे तब पिएगा आराम से। ये क्या मतलब होता है कि ये 500 मीटर में, और जिसके पास में गाड़ी है 500 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा यार, हैं? जिन जो लोग बियर पीते हैं उन लोगों को पता होगा कि बियर या पीते हैं, जो भी दारू वगैरह पीते हैं, देखा है कॉलेज में मैंने यार कहाँ कहाँ तक बंदे पहुंच जाते हैं, किस किस हद तक पहुंच जाते हैं जिनको करना होता है। तो आप लोग भी समझ सकते हैं, अपने आसपास आदमियों को देखते होंगे, और खासकर जब पार्टी वाली बात आती है तो 50-50 60-60 किलोमीटर आदमी चला जाता है बाइक लेके कि हाँ यार बियर लेके आ रहे हैं, चलो बियर पीनी है। तो जो करते हैं वो पता होगा उनको पता होगा ये सारी चीजें। तो ये 500 मीटर कितनी दूर है, यहाँ तो दौड़ दौड़ के चला जाएगा आदमी यार। तो इसका कोई पर्पज नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात क्या हो गई है कि जो आइडिया, जो कॉमर्स वाली चीजें हैं, उस पे फोकस ही नहीं दिया गया है। जो फंडामेंटल राइट ऑफ द बिजनेस है उस पे फोकस ही नहीं दिया गया है, जो बिजनेस करने का राइट है लोगों का, उस पे फोकस ही नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, पॉलिसी वाले फ्रेमवर्क में कूद गए जाके। पॉलिसी बनाना भाई साहब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का, उनको इंप्लीमेंट करने का काम है। आप कौन होते हैं बीच में आने वाले? ये सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से बोल रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ से बाहर रहना चाहिए था, आपका कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे आने का। और जुडिशरी ने क्या किया है, इम्पोज तो कर दिया है इनको, पर लेकिन प्रॉब्लम नहीं देखा है कि उससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है आगे आने वाली टाइम में। तो जो प्रॉब्लम होने वाली है उस पर फोकस इन्होंने कुछ दिया नहीं है, बस इम्पोज बैन कर दिया है। इससे अच्छे सजेशन दे रहे हैं। सजेशन को आप लोग लिख सकते हैं कि जितना इकोनॉमिक कॉस्ट इससे हुआ है, जितना नुकसान इससे स्टेट को हुआ है, क्योंकि स्टेट के अंडर आता है देखिए ये वाला। और इसकी वजह से देखिए स्टेट ने क्या कर दिया, वो आगे अभी आप लोगों को हंसी भी छूटेगी, क्या क्या काम करते हैं लोग बाग पैसा कमाने के लिए। तो देखिए इन्होंने बैन कर दिया है। तो इससे अच्छा तो ये क्या कर सकते हैं, जितना नुकसान बैन करने से हो गया है, मतलब बेचने वालों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, स्टेट को बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है इसका, मतलब स्टेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। तो इससे अच्छा तो क्या कर सकते थे, मतलब पेट्रोलिंग बढ़ा सकते थे, पुलिस की पेट्रोलिंग की। अगर कोई हाईवे पे इस तरीके से कर रहा है तो उसको पकड़ के ले जाए, तो उससे ज्यादा डिटरेंस रहेगा। वरना आप तो क्या करेगा, कोई आदमी कहीं से भी खरीद के लाके हाईवे पे खड़ा होकर पिएगा, कोई कुछ रोकेगा ही नहीं। तो अगर ये इस तरीके से पेट्रोलिंग वहां पे बढ़ा देते, अवेलेबिलिटी लिख कर से कोई मतलब नहीं है, पेट्रोलिंग अगर बढ़ा देते हैं वहां पे, एक तो कम नुकसान होता, और ऊपर से और ज्यादा एक प्रॉपर वे में चीजें हो सकती थी, ठीक है ना। आउटरेज, मोरल आउटरेज मतलब उल्लंघन बोलते हैं इसको, आउटरेज, ठीक है ना। तो सेम मतलब इस तरीके से चीजें हो सकती थी, वो ज्यादा प्रॉपर वे में हो सकती थी, और इकोनॉमिक कॉस्ट भी कम आती। और लोग बाग डरते, क्योंकि पुलिस को आप लोग जानती हैं कि पुलिस से सब डरते हैं कि पुलिस का डंडा आएगा, तो फिर सब इसलिए, तो वो एक बार को डिटरेंस हो सकता था। एज कम्पेयर टू आपने ये बोला है कि ये वाला सही है, तो ये बिल्कुल स्टेप सही नहीं है। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखिए आगे ये बोल रहे हैं कि जो ऑर्डर आया है वो स्लेज हैमर, स्लेज हैमर होता है ताकतवर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये किसको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो लिक्विड, जो लिकर बेचने वाले हैं, और ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू को। तो इन चीजों पे, और जो बिजनेस, जो होटल्स बार वगैरह चलाते हैं, और टूरिज्म पर भी ये थोड़ा वो डालेगा, इम्पैक्ट डालेगा। तो ये चीजें बोली गई हैं, तो 3-4 चीजें इनको आप याद रख सकते हैं। इसकी वजह से देखिए स्टेट ने क्या क्या चीजें करनी स्टार्ट कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया हाईवे को, मतलब जो हाईवे थे, जो स्टेट हाईवे थे, उनको अर्बन रोड बना दिया, कर लो क्या करना है। ये चीजें याद रखना, पहले भी कई बार फोकस देके बोल रहा हूं मैं। हाईवे पे बैन है, नेशनल हाईवे पे और स्टेट हाईवे पे, अर्बन रोड पे नहीं है। तो स्टेटों ने क्या कहते हैं, कई स्टेट ने इस तरीके का डिसीजन लिया है, और जो डिस्ट्रिक्ट रोड बना दिया है फिर उनको, कि ये डिस्ट्रिक्ट की रोड है, हाईवे नहीं है देखिए पैसा बचाने के लिए क्या कर दिया है। तो इस तरीके की चीज स्टेप्स ले दिए हैं। और जबकि उनके पास में वैसे ही पैसा नहीं है, तो इससे क्या होगा, रोड की कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी अगर ये इस तरीके से इनके अंडर में आ जाएंगी। इनको मेंटेन करना एक तरीके से, क्योंकि इनके पास में रिसोर्सेज है नहीं पैसा कमाने के लिए, तो ये कर रहे हैं। आपको लगता है कि आगे रोड भी बनाएंगे, फिर इनको रोडों को ढंग से इनकी मरम्मत करेंगे, तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो ये किया जा रहा है। तो ये और ज्यादा आने वाले टाइम में रोड खराब रहेगी तो एक्सीडेंट बढ़ने की और ज्यादा आशंका हो सकती है, और ज्यादा आदमी मारे जा सकते हैं। तो इस तरीके से इनके डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और सबने अपने अल्टरनेटिव ढूंढ लिए हैं, जो लग्जरी होटल वाले हैं उन्होंने अपना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, थोड़ा ना 500 मीटर के अंडर में ही रहना है। तो थोड़ा सा और उधर को खिसका दो, या फिर वहां पे बंद कर दो, साइड में एक थोड़ी सी और शॉप खोल दो, मतलब काइंड ऑफ चीजें कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये तो इन्होंने मजाक ही उड़ा दी ये तो बिल्कुल मजाक ही उड़ा दी इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से डिसीजन, मतलब डिस्टेंस क्लियर करनी है, ये ना बिल्कुल मजाक वाली बात कर दी है। एक तरीके से वो नहीं कहते हंसी उड़ाना, कि ये कह रहे हैं कि ये भी क्लियर नहीं है कि डिस्टेंस कैसे मेजर करनी है, स्ट्रेट लाइन में मेजर करनी है, रोड रोड चल के मेजर करनी है। तो ये वाली तो बिल्कुल मजाक वाली बात कर दी इन्होंने। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से उनको अपना जो डिसीजन लिया था उसको अमेंड करना चाहिए, और उसको देखना चाहिए, फिर से उसको एग्जामाइन करना चाहिए कि क्या क्या उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। जो डिसीजन लिया है वो अच्छा नहीं है। आप लोग बताइए, चलिए आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अपने राय दीजिए। 50 वर्ड तो कम से कम लिखी गई, राय दीजिए कि क्या आपकी राय हो सकती है। शॉर्ट नोट काइंड ऑफ आप चीजें लिख सकते हैं कि ये सही है,
क्या ये जिस तरीके से देखा जाए उस तरीके से सही है जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है? ठीक है, लिखिएगा आप आंसर। ये वाला आर्टिकल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन से रिलेटेड है। आप लोग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो, अगर इंटरेस्टेड हैं। आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, देखिए जो भी सूटेबल लगे लिख दीजिएगा, पर लिखिएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो ये लिखा कि इसके द्वारा गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मैकलन टर्नबुल, तो इनके द्वारा लिखा गया है। इनके विचार सुनने से पहले एक बार अपना काम कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया इंडिया, ये देखिए यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर अंदर घुस के दिखाता हूँ, देखो आप लोगों को सुबह सुबह खाका घुमा देता हूँ मैं, फ्री में वो भी, और ठीक है, बिना किसी पैसे के। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया हो गया। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा, ये याद रखना है। और जो डॉलर है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ओके, दो चीजें तो ये हो गई। इसके अलावा देखिए क्या है, ये कितने पार्ट में डिवाइड है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः तो ये हो गया। और ये तस्मानिया भी इसका ही पार्ट है, आइलैंड है इसका, ठीक है ना। तो ये इसके पार्ट हो गए। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वीनलैंड हो गया, ये न्यू साउथ वेल्स होगा, ये हो गया विक्टोरिया, ठीक है। तो ये इसके पार्ट हो गए टोटल। अब पार्ट हो गए, अब इसके ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नाम आएगा घूम फिर के, अब कहीं कैनबरा का, कहीं ब्रिस्बेन का आएगा, तो इस तरीके से बार बार नाम आएगा। ये पीरत हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे हो गया तिमूर सी, याद रखिएगा। और ये बहुत बार पूछा जाता है जिसकी कुछ हद नहीं है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये आप लोगों को याद रखना, पैसिफिक ओशन में है। और कहाँ पे है? अगर यहाँ पे आपसे एक लाइन बोलूं खींचने के लिए तो कहाँ पड़ गया ये क्या हो गया? नॉर्थ। और ये क्या हो गया? ईस्ट। ये क्या हो गया? वेस्ट। ये क्या हो गया? साउथ। का कहाँ पड़ गया? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में पड़ गया ऑस्ट्रेलिया के, क्या पड़ गया? ग्रेट बैरियर रीफ। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। बस यही हो गया। ये भी याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है भैया। ये देखिए ये हो गया ये हो गया बास स्टेट, ठीक है ना। तो इसको याद रख सकते हैं। स्टेट क्या होता है? जो लार्ज बॉडी को दौड़े, मतलब पानी को जोड़े एक साइड में, वो कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। और क्या हो गया? और थोड़ा सा अगर मैप को अगर थोड़ा सा आप अंदर जाके देखें तो ये देखिए ये वाली लाइन आ रही है, समझ में आ रही है? वही जानी पहचानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल लगभग आप बोल सकते हैं कि मिडिल में से होके जा रही है, ठीक है। चलिए, एक ये भी हो गया। ये क्या है? गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। ये क्या हो गया? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट बाइट। चलिए जो भी है, ऑस्ट्रेलिया आपको पूरा दिख गया होगा लगभग। चलिए अब देख लेते हैं आर्टिकल में क्या कह रहे हैं। फिर से घूम घूम के दो तीन बार अभी देखना पड़ेगा। अब आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल में देखिए क्या कह रहे हैं। पहले तो स्टार्टिंग में मैंने देखा नहीं कि लिखा किसने है, मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे बाद में पढ़ते पढ़ते पता चला। मैंने कहा ये इतनी पढ़ाई कर कौन रहा है? तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा इतना तो वो हो गया ना, चढ़ाने वाली बात है। क्योंकि स्टार्टिंग में आर्टिकल से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे लगा यार कोई चढ़ा रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर लिख रहे हैं भाई साहब, चढ़ाएंगे तो ये तो बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी, तो कुछ टाइम में आगे चलने वाले टाइम में क्या होगा? इन चाइना को ओवरटेक कर लेगी, ठीक है। दुनिया भर की लैंग्वेज है, रिलीजन है, एक मल्टी कल्चरलिज्म है, मतलब बहुत सारी कल्चर है यहाँ पे। और अनलाइक चाइना, मतलब चाइना को आप लोग कह सकते हैं थोड़ा सा वो बोला गया है, इंडिया को थोड़ा सा प्रेज किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से, और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है यहाँ पे। आप लोग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर ढंग से बोला जाए, जो कि मॉडर्न डे के हिसाब से देखा जाए, तो वो यूएसए का है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा थोड़ा। तो ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल अचीवमेंट, मतलब एक अगर टाइम पे देखा जाए तो जहाँ पे पहुंच गए हैं वहां पे पॉसिबल नहीं था। जब हमारा देश आजाद हुआ ना, ये बदे के बाद बताता हूँ आपको। जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पे बोला गया था अंग्रेजों के द्वारा कि ये देश सस्टेन रहेगा ही नहीं, इसके इतने ज्यादा टुकड़े होंगे कि कोई इसको संभाल नहीं पाएगा। इस तरीके की बातें बोली गई थी अंग्रेजों के द्वारा हमारी कंट्री को। तो लेकिन आज की डेट में ये हमारी कंट्री खड़ी हुई है, वो भी दोनों पैरों पे, स्ट्रॉन्गनेस से। और आज की डेट में वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं आगे? ये इसी तरीके से बोल रहे हैं कि देखिए रिलेशनशिप जो होंगे आगे आने वाले टाइम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, वो अच्छे रहेंगे। और ये अच्छे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात अच्छे रहने की बात क्या बोली है उन्होंने? अच्छे रहने की बात वो बोली है रिलेशनशिप की सबसे बड़ी बात। देखिए इंडिया एक इतनी, ये पॉपुलेशन का नाम लिया तो मैं समझ गया था पॉपुलेशन, जब इन्होंने स्टार्टिंग में बोला इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है ये होने वाली है, तो कहना क्या चाह रहे हैं? तो वो ये कहना चाह रहे थे यहाँ पे कि बहुत ज्यादा नीड है इनके, आपके पास में बहुत ज्यादा नीड है, आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है, और हमारे पास में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं। तो हम आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, आप लोग हमारे यहाँ से इंपोर्ट करो, ठीक है। तो पहले बढ़ा चढ़ा के फिर बाद में बता रहे हैं, काम की बात पे आ जाते हैं। और ये काम करना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ में रिलेशन 1950 से स्टार्ट हुए थे, जब रॉबर्ट मेंजीज, ये इनके क्या थे? रॉबर्ट मेंजीज ऑस्ट्रेलिया इंडिपेंडेंट, मतलब जो भी थे लीडर आप लोग कह सकते हैं, पता नहीं है तो लिख नहीं रखा आप क्या थे।
तो ये उस टाइम पे जब यहाँ पे आए थे तो विजिट किया इन्होंने इंडिया को, तो उस टाइम से यहाँ से रिलेशन स्टार्ट हुए थे। तो अब किस तरीके से रिलेशन आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देके चल रहे हैं कि ये 3 चीज़ों पे हम लोग फोकस रखना है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला इकोनॉमिक, दूसरा क्या है नॉलेज और तीसरा क्या है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इकोनॉमिक की बात सबसे पहले आना है क्योंकि कोई भी चीज़ें होती है वो इकोनॉमिक से स्टार्ट होती है। जहाँ-जहाँ इकोनॉमी बेकार होनी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ-वहाँ कंट्री की कंडीशन डामाडोल होनी स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले बात वही बोल रहे हैं कि एक्सप्लोसिव, मतलब एक तरीके से देखिए क्या बोल रहे हैं, वो एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब एक फास्टेस्ट आप लोग बोल सकते हैं, बहुत ही जूम वाला इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा है हमारे यहाँ पे। और ये क्या काम कर रहा है, इससे हमको फायदा हो रहा है पुअर्टी मिटाने में, कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में, और इतना लगभग ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी क्या है, देखिए फ्रॉम मुंबई टू मेलबर्न और बेंगलुरु टू ब्रिस्बेन, तो दोनों को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। बोला था ना मैंने, दिखाना पड़ेगा फिर से। मुंबई टू मेलबर्न, मेलबर्न ढूंढो, मेलबर्न ये रहा मेलबर्न, ठीक है ना। और ब्रिस्बेन, मुंबई टू ब्रिस्बेन, वो नहीं है तकिया कलाम बैठा है मुंबई टू M और B मतलब वही कह रहे हैं, वो नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं वो, चिकनी चुपड़ी बातें करा के, मतलब कुछ भी कह लो, काइंड ऑफ चीजें कर रहे हैं, बहका मतलब लोगों को भगा रहे हैं बस। अपना व्यापार करना है और क्या है, सीधी सी बात ये है। बात पे आओ तो मार्केट देखिए, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की, अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज की डेट में जो ट्रेड है 20 बिलियन का है, ये कह रहा है बस 20 बिलियन, बहुत ज्यादा होना चाहिए था, ये तो बहुत ही कम है, तो और ज्यादा काम करो इस पे। ठीक है, सेकंड वाला एजुकेशन है, सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री, सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री है इंडिया के लिए। 60,000 स्टूडेंट यहाँ पे इंडिया के पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए आती है। फर्स्ट पे कौन होगा, आई थिंक यूएसए ही होगा, और तो कोई हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इंडिया क्या है, यहाँ पे मिनरल है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, पर लेकिन दूसरे नंबर पे पाथवे जो है वो साथ प्रोस्पेरिटी के लिए भी बोल रहे हैं अभी, एजुकेशन के बेस पे। ठीक है, ये तो एक साइड हुई गई जिसमें हम ट्रेड करते हैं, दूसरा एजुकेशन वाला भी चक्कर है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए ये फिर से देखिए, अब वो कहते हैं ना गंजे इंसान को कंघा बेचने वाली बात होती है, तो क्या करते हैं ये इसी तरीके से बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। ठीक है, तो आप 400 मिलियन पीपल को 2022 तक, याद रखिएगा इसको, लोगों को क्या बनाना चाहते हैं, आप स्किल प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे ये गोल अचीव करने में, मतलब फायदा अपना हो रहा है, हेल्प हमारी कर रहे हैं। तो वही कहते हैं ना, अगर किसी के साथ में रिलेशन अच्छे बनाने हैं तो उसको उसका फायदा बताओ, ना कि अपना फायदा बताओ, तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है। तो इस तरीके की ये बातें यहाँ पे कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, वही इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें चल रही हैं। तो कोलैबोरेट करना है, देखिए रिलेशन को अच्छे से, हाई मतलब रिसर्च इनोवेशन साइंस टेक्नोलॉजी, वही सब चीजें जो लिखा करते हैं नॉर्मल तरीके से। तीसरा नंबर पे होगा सिक्योरिटी बढ़ानी है, इंडो पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन वाली बात आ जाती है, तो फिर वही इंडो, इंडिया वाला ये वाला ओशन हो गया, इंडो वाला देखिए ऑस्ट्रेलिया ये वाला हो गया पैसिफिक वाला, तो दोनों के मतलब एक रिलेशनशिप अच्छा करना है, और यहाँ से ट्रेड वगैरह भी होता है बहुत ज्यादा, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। तो काइंड ऑफ चीजें यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, पीछे कहाँ जा रहा है, ये आगे। तो ये इनकी दोनों बात हो गई, तो रीजनल और मतलब स्ट्रेटेजिक रिलेशन अच्छे खासे बनाने हैं। दोनों लिबरल डेमोक्रेसी है, दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, प्रोस्पर होंगी, सेफगार्ड सिक्योरिटी, सारी चीजें वही बोल रही हैं। ऊपर से क्या बोले हैं, लिटिल इंडिया मेलबर्न, मेलबर्न में एक लिटिल इंडिया रहता है, दिवाली सेलिब्रेट होती है ब्रिस्बेन में, तो दिवाली वगैरह सेलिब्रेट की जाती है। तो मेलबर्न, ब्रिस्बेन और नॉर्थ कोस्ट, ये आप लोग कह सकते हैं न्यू साउथ वेल्स। फिर से देख लीजिए एक बार, यही हो गया, मेलबर्न हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, और ये हो गया नॉर्थ वेल्स हो गया, मतलब मैक्सिमम आदमी तो यहीं पे रहते हैं, ये मैक्सिमम पॉपुलेशन है इनकी। ये वाला बहुत डेजर्ट वाला एरिया, आप लोग देखेंगे ना, ये डेजर्ट वाला एरिया, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन इस साइड में रहती है। और ये मतलब आप लोग कह सकते हैं कोस्टल एरिया में रहती है, इंटरनल पोर्शन में ज्यादा ज्यादा आदमी नहीं रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को मिलकर मल्टीकल्चरल सोसाइटी काइंड ऑफ वर्ल्ड, तो जो वही दो चीजें हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हो गया, आप लोग चाहे तो 2-4 पॉइंट इसके बारे में भी लिख सकते हैं, आईआर में अच्छा पॉइंट आप लोगों के लिए हो सकता है ये। तो ये वाला आपका ये आर्टिकल भी खत्म हो गया। आइए अब आगे चलते हैं, खेल खेल में बदलो दुनिया। अच्छा तो लग रहा है ना, कमेंट करते रहा करो, देखे अच्छा लगता रहे तो, वरना अगर अच्छा ना लगे तो बता दिया करो, चेंज कर देंगे आपके हिसाब से। ये देखिए न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है कि किस तरीके से न्यूक्लियर पावर का यूज हो रहा है। सबसे बड़ी बात क्या बोली है यहाँ पे, बोली है कि आज की डेट में अगर डिस्ट्रॉय करना है तो किसी भी नेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ओनली मोबाइल फोन और लैपटॉप से, किससे, हैक करके सारी दुनिया को इधर उधर किया जा सकता है, बहुत ही बवाल मचाया जा सकता है। तो आज के डेट में ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर जो एटम बम है कुछ बड़ी चीज हो गया है, और भी इतने सारे साधन हो गए हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उसके अलावा भी चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, तो जो थ्योरी थी जो डिटरेंस की न्यूक्लियर को लेकर, जो मैंने अभी बताया कि पाकिस्तान वाले न्यूक्लियर बना रहे हैं इंडिया को डराने के लिए, इंडिया वाले न्यूक्लियर बना रहे हैं चाइना को डराने वाले, चाइना न्यूक्लियर बना रहे हैं यूएसए को डराने के लिए,
यूएसए न्यूक्लियर बना रहा है रशिया को डराने के लिए। तो जो डिटरेंस वाली पॉलिसी है, साउथ कोरिया न्यूक्लियर बनाने की बात कर रहा है, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर बना रहा है यूएसए को डराने के लिए। तो जो न्यूक्लियर बनाने वाली बात है, डिटरेंस क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है कि कल को कोई हमारे ऊपर हथियार ना छोड़े। पर लेकिन देख लीजिए 9/11 का केस ले लीजिए, इनके पास तो न्यूक्लियर है यूएसए के, तो 9/11 में जब बिल्डिंग के बीच में से निकाल दिया गया था एरोप्लेन, तो पावर जो एक न्यूक्लियर पावर होते हुए भी वो घुटनों पे आ गए थे यूएसए वाले, ये आर्टिकल लिखने वाले बोल रहे हैं। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर पावर है आपके पास में तो ही कोई आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा या काइंड ऑफ चीजें होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो डिटरेंस आप ये बोल रहे हैं ना, ये डिटरेंस आज की डेट में डिटरेंस नहीं रह गया। आज की डेट में जो सोसाइटी है वो अलग डायरेक्शन में चल पड़ी है। ग्लोबल जीरो का कॉन्सेप्ट याद रखेगा, मैक्सिमम यूज होता है आर्म कंट्रोल के लिए और मोर फोकस रहता है न्यूक्लियर पावर के लिए, और या फिर पर्टिकुलर किसी वेपन के लिए। आज के डेट में आप इसको क्या बोल सकते हैं, केमिकल वेपन के लिए भी बोल सकते हैं। केमिकल वेपन भी आप उसी कैटेगरी में आगे खड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि केमिकल वेपन का भी यूज आज की डेट में बढ़ता ही जा रहा है। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए ये तो मतलब मेरा फेवरेट इंसान हद हो गई यार, कुछ भी बोलते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है, जो प्लोरिफरेशन गुड, मतलब कि प्लोरिफरेशन को कंट्रोल करो, वो गुड है, अच्छा है, अमेरिकन मतलब सब करें। पर लेकिन इन्होंने आगे चल के क्या बोला, अभी रिसेंटली क्या बोला, पहले तो बोला कंट्रोल करो, अच्छी बात है और सबको मिलकर करना चाहिए, कंट्रोल में चीजें होनी चाहिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, इट वुड बी वंडरफुल, ए ड्रीम वुड बी दैट नो कंट्री वुड हैव न्यूक, मतलब किसी के पास में न्यूक्लियर चीजें न हो, न्यूक्लियर वो कह सकते हैं आप वेपन न हो। बट इफ कंट्री आर गोइंग टू हैव ए न्यूक, अगर कंट्री के पास में न्यूक्लियर पावर है तो वी आर गोइंग टू बी ऑन द टॉप, तो हम सबसे ऊपर रहेंगे उसमें। अगर आप लोग चाहते हैं कि न्यूक्लियर चीजें ना रहे तो सही है, पर लेकिन अगर कंट्री में कहीं पे हो रहा है ना, तो हम टॉप पे रहेंगे भैया, बता दे रहे हैं, हमसे आगे कोई नहीं निकलेगा, ये हम बता दे रहे हैं। हम भाग मिल्खा भाग बन जाएंगे, सबसे आगे निकल जाएंगे रेस में न्यूक्लियर पावर की। तो ये चीजें यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। और तो और साथ में यहाँ पर तक भी बोल दिया इन्होंने कि भैया अगर कोई जो सर्कमस्टेंसेज एक्सट्रीम हो जा रहे हैं तो हम यूज भी करेंगे। इसका ऐसा नहीं है कि हम रखने के लिए बना रहे हैं कि हमारे पास में सबसे ज्यादा है दिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको यूज भी करेंगे, आओ देखेंगे ना, तो हम छोड़ देंगे अगर हमारे ऊपर कोई छोड़ेगा, बताए दे रहे हैं। अब फिर से नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाली बात आ गई, जो ने मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था अभी। क्या क्वेश्चन पूछा था कि कितनी कंट्री है, दो का मैंने नाम बता दिया था, इंडिया और नॉर्थ कोरिया। अब तीन का आप लोगों को नाम बताना है। ओके, तो देखिए एनपीटी जो 3 पिलर पे बोल रहे हैं, एनपीटी खड़ी है। एक तो नॉन प्लोरिफरेशन, नॉन प्लोरिफरेशन एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि प्लोरीफाई ना करना। जो एक नॉर्मल न्यूक्लियर होता है जिसको वैसे ईंधन में यूज करते हैं, उसको ज्यादा प्लोरीफाई करके, घुमा घुमा के आप लोग कह सकते हैं इसको, मतलब उसको ज्यादा प्लोरीफाई करके इतनी ज्यादा स्पीड पे उसको घुमाया जाता है कि उससे क्या किया जाता है, उसको एक वेपन की तरह, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए उसको यूरेनियम को यूज करने लायक बनाया जाता है। तो उसको नॉन प्लोरिफरेशन पे फोकस दिया जाता था। डिसआर्मामेंट मतलब कि आर्मामेंट, जो आर्म्स होते हैं न्यूक्लियर वाले, जो भी बम वगैरह होते हैं, उनको यूज ना करना, डिसआर्म कर देना, उनको नष्ट कर देना। न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज। तो इन चीज पॉइंट 3 पॉइंट पे ये पूरी जो न्यूक्लियर की जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, एनपीटी जिसको हम बोलते हैं, ये रखी हुई है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या बात बोल रहे हैं, आज की डेट में द फर्स्ट नॉन प्रोलिफरेशन हैज गोट वाटर डाउन। क्या मतलब कि डिसआर्मामेंट पे फोकस आज की डेट में ज्यादा दिया जा रहा है, नॉन प्रोलिफरेशन से हटके डिसआर्मामेंट पे फोकस देना ज्यादा स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसकी वजह से वरी आ गई है। तो क्या वरी आ गई है, तो साउथ कोरिया और जापान का एग्जांपल ले लीजिए। देखिए जो डिसआर्मामेंट की आप बात करें, डिसआर्मामेंट तो कोई करने वाला है नहीं, क्यों करने वाला नहीं है अभी आगे पता चलेगा। तो वरी दैट द डेंजर टेक्नोलॉजी लाइक इनरिचमेंट। देखिए जैसे ये नॉन प्रोलिफरेशन होता है, जो प्रोलिफरेशन बोलते हैं, उसको घुमा घुमा के बहुत ही ज्यादा स्पीड पे उसको घुमाया जाता है। जो न्यूक्लियर जो वो होता है, यूरेनियम को आप लोग बोल सकते हैं, तो उसको इनरिच किया जाता है, इनरिच करके उसको इतनी लिमिट तक पहुंचाया जाता है जिससे कि उसका न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सके, ठीक है। तो वो चीज की जाती है। तो ये इसी की वजह से आप इस पे फोकस ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि जब इस पे फोकस देंगे, देखिए बोलना क्या चाह रहे हैं, वही बात होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप किस पे फोकस कर रहे हैं, आज की डेट में आप क्योर पे फोकस कर रहे हैं, जिन्होंने वेपन बना लिया उनको डिसआर्मामेंट करो, पर आप प्रिवेंशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि जिस तरीके से बनाया जा रहा है उसी पे कंट्रोल किया जाए, तो ये बनेंगे ही नहीं आगे। तो ये बड़ी जापान और साउथ कोरिया की है। वो क्या कह रहे हैं कि आपका जो चेंज हो गया नॉन प्रोलिफरेशन, फिर से बैक उसमें लाना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वरना क्योर पे फोकस करेंगे और बागे बनती हुई चली जाएगी, जब तक आप सप्लाई कट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आगे क्या बोल रहे हैं, IAEA इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखिए ये क्या है, ये इसका एब्रीविएशन हो गया। फॉर्मेशन कब हुआ था, 1957 में हुआ था। मतलब यही था कि 1957 में आप लोग बोल सकते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, जिससे फिर से लड़ाई ना हो और चीजों को ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है। हेडक्वार्टर वीना में है, 168 मेंबर है इसके, ठीक है ना। ये हेड वेड तो देख लेगा, याद करना तो कर लीजिएगा।
तो देखिए फोकस क्या था इसका, ऑलरेडी शिफ्टेड फोकस फ्रॉम न्यूक्लियर पावर टू न्यूक्लियर सिक्योरिटी। ये भी इनका भी फोकस चेंज हो गया आज की डेट में। सबसे पहली बात तो आप लोगों को यही याद रखनी है यहाँ पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर नहीं होना चाहिए, वो क्योर होना चाहिए, मतलब प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस देना चाहिए एज कम्पेयर टू क्योर। ठीक, अब आगे क्या बोल रहे हैं, आगे ये बोल रहे हैं देखिए यूएन में अभी 120 नेशन ने अक्टूबर में 2016 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन बुलाया, उसमें चीजें बोला गया कि जो प्रोहिबिट करना है न्यूक्लियर वेपन को। तो इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए सबने क्या किया, वोट ही नहीं किया। ठीक है ना, नो वोट, साइड में हो गई है। ठीक है ना, वोट मतलब अपोज में किया है इन्होंने, अपोज में वोट किया कि नहीं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, मतलब एक तरीके से ये इंप्लीमेंट नहीं होना है। और देखिए ये वाले चाइना, इंडिया और पाकिस्तान ये तो गए नहीं, एब्सटेन हो गए, मतलब गए नहीं वहां पे। यूएस एंड अदर कंट्री ने बोल दिया है कि ये कोई पर्पजफुल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है, सीरिया में कैसी सिचुएशन बनी हुई है कोई नहीं बोल सकता, किस दिन रशिया को जरूरत पड़ जाए और यूएसए को जरूरत पड़ जाए न्यूक्लियर पावर यूज करने की। एक बात, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पता नहीं कब चीजें आपस में अड़ जाए। ठीक है, ऊपर से क्या है, मतलब ये चाइना वाला पोर्शन भी ऐसा रहता है कि इसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब बनी हुई है, किस दिन इसके साथ में लड़ाई किसकी हो जाए, जापान के साथ में बहुत ज्यादा बनती नहीं है इसकी, किस दिन इसके साथ में इनकी लड़ जाए कुछ नहीं पता है। और अफ्रीका में बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम इस तरीके की हो रखी है। तो कहाँ पे चीजों की जरूरत पड़ जाए वो नहीं होता है कि अपने पास में रखनी चाहिए चीजें, क्या पता कब यूज हो जाए। तो इसीलिए इस तरीके से न्यूक्लियर वेपन ये रख रहे हैं सब। तो काइंड ऑफ चीजें बोली है, तो सब एक तरीके से सबने मना कर दिया कि भैया हम इसको नहीं करेंगे। दूसरी साइड में क्या बोले, पावर प्रोडक्शन के लिए, पावर प्रोडक्शन फुकुशिमा वाला जो वो हुआ था डिजास्टर होता है जापान में, उसकी वजह से क्या होता, बहुत सी कंट्रियों ने साइड में कर दी थी चीजें कि हमको इसको यूज नहीं करना है। पर उसके बाद भी चाइना, इंडिया और रशिया लगे रहे यूज करने में, इन्होंने बहुत सारे पावर प्लांट बना डाले। तो ये उसके बाद ही फोकस कर रहे हैं। हालांकि देखिए बहुत सी कंट्री है वो इन सब चीजों से साइड में होती जा रही है, पर इंडिया और हम जो है आज की डेट में भी इस पर अपना फोकस बनाए रखे हैं। क्यों, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात तो पॉपुलेशन ही होगी यार, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, उसको सर्व करना एक बहुत ही बड़ा काम होता है। आगे दो चार पॉइंट और बताते हैं छोटे छोटे से, क्या बताते हैं, सबसे पहले तो यही है कि आज की डेट में जो नीड थी रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस जिसके ऊपर बात चल रही थी, उसके लिए इंक्रीज हुआ था न्यूक्लियर पावर का। ठीक है ना, तो न्यूक्लियर पावर को जन पर जब से ट्रम्प आया उन्होंने बोल दिया है कि क्लाइमेट नाम की कोई चीज नहीं है। हॉक्स, हॉक्स बोलते हैं छल, जिस तरीके से हॉक्स कॉल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो वो नहीं है, मतलब जिस तरीके से मतलब रेडियो पे कॉल कर देते हैं, ये हॉक्स कॉल बोली जाती है उनको, दूसरे को डराने धमकाने काइंड ऑफ चीजें। तो डोनाल्ड ट्रंप के आते ही चीजें अनसर्टेनिटी में चली गई। और एवरीथिंग इंटरनेशनल अफेयर, देखिए आज की डेट में लाइक एल्स एवरीथिंग इंटरनेशनल अफेयर, न्यूक्लियर पोर्ट, मतलब अकाउंट अनसर्टेनिटी बनी हुई है सब जगह। ठीक है ना, इंटरनेशनल अफेयर में ले लीजिए, यूएस गवर्नमेंट की वजह से जो चेंज हो रही है, इनके परसेप्शन डेली चेंज होते रहते हैं किस तरीके से काम करना है। और जब तक यूएसए और रशिया ये दो कंट्री नहीं चाहेंगे ना, तब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिडेंडेंट होता है निरार्थक। तो तब तक न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और आने वाले टाइम में, बट नो वन सर्टेन दैट द न्यूक्लियर जेनेसिस, मतलब किस तरीके से किस लेवल पे इनकारनेशन हो सकता है और आगे आने वाले टाइम में। तो इनकारनेशन मतलब नया रूप ले सकता है, ये किसी को कुछ नहीं पता है। तो देखिए क्या होता है आगे आने वाले टाइम में, अगर चीजें ये नहीं चाह रहे हैं कंट्रोल करना जिस तरीके से बोली गई थी, तो कंट्रोल होती तो कुछ चीजें कंट्रोल की जा सकती। आज थोड़ा जल्दी की वजह से यार वो वाला पोर्शन न्यूज एनालिसिस वाले दो चार आर्टिकल थे वो आज मैं डिस्कस नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। तो देखिए टाइम नहीं था इसलिए थोड़ा, तो आज थोड़ा पीआईबी देख लेते हैं थोड़ा सा। पीआईबी में कई सारे आर्टिकल बहुत अच्छे अच्छे हैं। हालांकि कई सारी जो न्यूज़पेपर में थी वो पीआईबी में कवर हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि छोड़ दिया है कुछ। तो बस फिर भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोग दो चार पॉइंट अगर आप लोगों को मिले तो। ये देखिए क्या है, सबसे पहले मेगा प्राइज फॉर द कंज्यूमर। क्या क्या बात चली थी, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर से, तब से लेके 500,000 के नोट बंद हो गए थे। तो 500,000 के नोट तो बंद हो गए, पर लोगों को पता नहीं था कि डिजिटल का कैसे यूज करना है। तो लकी ग्राहक योजना चलाई गई और दूसरी चलाई गई डिजी धन व्यापार योजना। तो लकी ग्राहक दोनों याद रखनी है। लकी ग्राहक, ग्राहक कौन होता है, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के लिए है। और जो व्यापार, जो डिजी व्यापार योजना थी, डिजी धन व्यापार, वो किस थी, मर्चेंट के लिए जो कि व्यापारी होते हैं। तो दो स्कीम चलाई गई, किसके द्वारा चलाई गई थी, ये नीति आयोग के द्वारा चलाई गई थी ये। तो ये क्या, ये एक रोल प्ले कर रही थी बहुत अच्छा पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद में। तो अभी लकी ड्रॉ निकाले गए इन स्कीमों के कल, उसके बेस पे चीजें देखी जाएगी कैसे चीजें हो रही हैं, मतलब कौन कौन आदमी जीता है। ठीक है, तो इंडिया बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कस्प, मतलब उभार पे है डिजिटल रिवॉल्यूशन। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया ये कमेंट। तो इसके साथ में क्या चलाया गया, डिजी धन मेला, ये भी चलाए गए। ये डिजी धन मेला हेल्ड हुए 100 सिटी में हुए 100 दिन में। देखिए लोगों को अवेयर कराने के लिए थे, डिजिटल का यूज करो भाई साहब, पेटीएम यूज करो, रुपए कार्ड यूज करो, और ये नॉर्मल कार्ड भी यूज करो, आधार कार्ड इनेबल पेमेंट सिस्टम यूज करो। तो ये लोगों को बताने के लिए था ये जो मेला लगाए गए थे। तो मेले का पर्पज यही था, क्योंकि हमारी कंट्री जो थी देखिए 95 तो पर्सनल 95% पर्सनल लेवल पे, 86% ऑल ट्रांजेक्शन कैश के फॉर्म में होते थे। सब कैश यूज करते हैं आज की डेट में ऊपर से लेके नीचे तक।
तो ये तो सारी चीज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज वो है यहाँ पे कि जो जो ये प्राइज दिए जाएंगे 14 अप्रैल को दिए जाएंगे, और ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। श्री भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो नागपुर में दिए जाएंगे, तो ये याद रखना है। ठीक है, देखिए दो चार चीजें भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देख लेते हैं। हालांकि कवर नहीं कर सकता इनको 2-4 मिनट में, क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को पॉसिबल नहीं है 2-4 मिनट में और 1-2 स्लाइड में कवर करना। फिर भी दो चार चीजें देख लेते हैं। देखिए भीमराव जी अंबेडकर इनका पूरा नाम है। 14 अप्रैल को ये पैदा हुए थे और 6 दिसंबर को ये मतलब इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, पॉपुलरली इनको बोलते हैं बाबा साहेब भी बोलते हैं इनको। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। ये सारे प्रीलिम्स के पॉइंट है, इसलिए मैंने डाले हैं। प्रीलिम्स में इस तरह की चीजें पूछ ली जाती है जो न्यूज में रहता है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे और आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे। आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के यही हेड थे। ठीक है, भारत रत्न 1990 में दिया गया था इनको, और मरने के बाद में दिया गया था। पोस्ट्यूमसली बोलते हैं, मरने के बाद में। ठीक है, इनका जो रिलीजन था स्टार्टिंग में हिंदुइज्म पे फोकस करते थे, लेकिन जब ये अपने लास्ट फेज ऑफ द लाइफ दिसंबर में मरे हैं ये, तो इनकी डेथ हुई है, तो उसके बाद में इन्होंने बुद्धिज्म एक्स वो कर लिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कौन से लीडर थे जो अपने लास्ट फेज ऑफ द लाइफ में चेंज कर लेता इन्होंने। इनसे रिलेटेड पूना पैक्ट का नाम आते ही कई चीजें याद में आ जाती है। देखिए पूना पैक्ट क्या था? डिप्रेस्ड क्लास के लिए था, कम्युनल अवार्ड दिया गया था। क्या था उस टाइम पे? ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वो आगे बताऊंगा। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन कौन सी थी? देखिए हुआ क्या था, ये हालांकि हिस्ट्री में ज्यादा ज्यादा घुस गया, चलिए फिर भी देख लेते हैं, काम की चीजें हैं। तो गांधी जी ने देखिए क्या किया था, जब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही पहले देख लेते हैं, और चीज बाद में करते हैं। देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस लिए बोला जाता है? पहला क्वेश्चन तो यही है। उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सब आदमी राउंड टेबल पे बैठते हैं। जी हाँ, बस यही फंडा है। राउंड टेबल पे क्यों बैठते हैं? वो इसलिए बैठते हैं क्योंकि अगर ऐसे बैठेंगे तो ये क्या रहता है, यहाँ पे कोई हेड बैठ जाता है और यहाँ पे बाद में ये दिखता है कि इसकी पोजीशन ज्यादा है। राउंड टेबल का मतलब ये रहता है कि सब अगर राउंड टेबल पे बैठ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है, इसीलिए इसका नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया कि सब राउंड टेबल में बैठेंगे तो कोई भी कॉर्नर नहीं होगा, सब एक इक्वल मेंबर है। कोई ये नहीं है कि ये यहाँ पे चीफ बैठा हुआ है और ये हो गया। यहाँ पे राउंड टेबल का मतलब सब एक इक्वल दर्जे के आदमी है, तो इसीलिए राउंड टेबल का बात की जाती है। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 30 से लेके 32 तक। ठीक है, तो हुई किस लिए थी? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है हिस्ट्री में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशनल उसके लिए हुई थी। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये आप लोगों को याद रखनी है। जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जी जो पितामह ऑफ द पाकिस्तान है, उन्होंने इरविन को जो टाइम पे इरविन जो उस टाइम पे यहाँ पे वॉइस राय थे, उनको सजेशन दिया, और उन्होंने अपने जो फ्रेंड थे उनके राम से मैक्डोनाल्ड थे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन भी थे उस टाइम पे, उनको सजेस्ट किया। तो उसी के बेस पे चीजें चली फिर। और साइमन कमीशन का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी उस टाइम पे सबमिट की गई थी। तो ये सारी चीजें उसी के एयर फेयर में चीजें हो रही थी, जो फोकस था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात चल रही थी। ठीक है, तो ये क्या चाह रहे थे, क्योंकि डिमांड जो स्वराज की बढ़ती जा रही थी, स्वराज होता है सेल्फ रूल, अपने आप रूल करेंगे, तो वो बढ़ती जा रही थी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। तो ब्रिटेन ने क्या किया, वो रिफॉर्म करना कुछ चाह रहे थे। वो चाह रहे थे स्वराज तो दे ना दे, पर एक डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं। डोमिनियन स्टेटस मतलब हम ऊपर रहेंगे और नीचे हमारे पास में मेन चीजें रहेंगी, और जो बाकी की चीजें हैं वो इन्हीं को दे दी जाएगी। मतलब हमारा ऊपर अधिकार रहेगा और नीचे वाले एरिया पे इन्हीं को दे देते हैं। तो उसी के एवज में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 से 1931 के इस टाइम पे हुई। ठीक है, तो इस वाली कॉन्फ्रेंस में कौन रहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं की। जब कांग्रेस ही नहीं की तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो क्या हुआ, कुछ रीजन ये भी था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसके एयर फेयर में चल रहा था, इसी की वजह से बहुत सारे तो जेल में ही पड़े होते बेचारे, जाते कैसे। फिर उसके बाद में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? ये हुई 19 ये सितंबर और दिसंबर में, यहाँ पे जब गांधी जी गए, और गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ उस टाइम पे, याद रखना ये भी, यही टाइम पीरियड है इनका भी। तो इसको चीजों को याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? वो फिर यहाँ पे हुई 32 में, नवंबर दिसंबर के इसी के एयरफेयर में। ठीक है ना, तो मतलब 1 साल बाद लगभग। तो ये क्या हुआ, इसके बाद में जो रिफॉर्म निकल के आया वो क्या है? यहाँ से निकल के आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि एक तरीके से फर्स्ट टाइम जिसके हिसाब से यहाँ पे इलेक्शन हुए। तो ये आप लोग याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और आराम से पूछा जा सकता है कहीं पर भी। अब इसको देख लेते हैं। जब वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, कोई नहीं गया, तो फिर यहाँ पे इनको कम्युनल अवार्ड दे दिया गया, क्योंकि वहां पे कोई था ही नहीं। तो जब कम्युनल अवार्ड दे दिया गया 32 में, तो इनको एक्सेप्ट करने वाली बात आई। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। पूना पैक्ट हुआ, फिर पूना पैक्ट हुआ अंबेडकर के बीच में, अंबेडकर जी के बीच में। और नाम याद रखना है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय जी के। यहाँ पे कंफ्यूज में डाला जा सकता है आपको, कंफ्यूजन में लोग क्या सोचते हैं कि अंबेडकर जी के और गांधी जी के बीच में पैक्ट हुआ था ये बोला जाता है। पर लेकिन जो साइन किए थे वो मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किए थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी इस हालत में नहीं रह गए थे फास्ट कर करके कि वो साइन भी कर सके उठ के।
तो जो ये थे अंबेडकर जी थे बिहाफ ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास थे, जो कि हिंदू में डिप्रेस्ड क्लास होती है। और जो मदन मोहन मालवीय जी थे वो बिहाफ थे हिंदू के, जो कि बिहाफ ऑफ कंप्लीट हिंदू बच गए, जो मतलब इनको डिप्रेस्ड क्लास को अगर साइड में कर दिया जाए। डिप्रेस्ड क्लास बोला किसको जाता है, ये वही डिप्रेस्ड क्लास है जिनको आज की डेट में हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है 1935 एक्ट के तहत, और बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी। तो डिप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आप लोग समझ सकते हैं आज की डेट में, ठीक है। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, वो तो आप लोगों को पता ही है। और इसी तरीके से देखिए कम्युनल अवार्ड दिया गया जब फेल हो गए, फिर सेकंड और थर्ड राउंड टेबल हो गए, तो तब होना है कुछ तो कुछ दिया जाए, तो ये उस टाइम पे चुल मचाई गई। तो देखिए फिर भी चीजें सेटल डाउन कर दी गई। गांधी जी का क्या पर्पज था, गांधी जी ये बोले थे कि मुस्लिमों को आप लोग ऑलरेडी अलग कर चुके हैं हमसे, ठीक है, हमारा जो मूवमेंट है वो ऑलरेडी उसमें आ चुका है सदमे में। और अगर आप हिंदू में भी आप डिवाइड कर देंगे, हिंदू में भी ऊपरी क्लास और निचली क्लास को करके आप डिवाइड कर देंगे, तो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई कि। तो अंबेडकर जी को ये समझाने की बात ये गांधी जी कर रहे थे। तो उसके बाद में फिर अंबेडकर जी चीजों को समझ गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब चीजों को सेटल डाउन कर दिया। पर लेकिन वो भी अपनी जगह सही थे, अंबेडकर जी गलत थोड़ी ना थे यार, किस तरह की सिचुएशन आज तक चली आ रही थी डिप्रेस्ड क्लास के साथ में, तो वो भी एक सोचने वाली कंडीशन थी, तो कोई भी ऐसी थोड़ी ना उसको अपोज कर रहा था, तो वो भी बात थी एक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है कि आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, ये श्रीपद यसो नायक, इनके द्वारा इनोग्रेशन किया गया है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी। आज है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है ना। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे का नाम आते है, किनका नाम आता है, इनका नाम निकल के आता है, क्या नाम है, डॉक्टर क्रिस्टियन फेडरिक सैमुअल हैनमन। तो ये इनका नाम है। तो हैना मनमन जो जो भी है, तो ये जर्मन के रहने वाले थे। नाम याद रखना, ये पूछा जाता है बहुत बार, फेडरिक सैमुअल, इसके नाम से इनका नाम थोड़ा सा लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे, इन्हीं के द्वारा ये होम्योपैथिक का आविष्कार हुआ था, या ये दवाई एग्जिस्टेंस में आई थी। जो थीम है वो क्या है, इनहेंसिंग द क्वालिटी रिसर्च होम्योपैथिक थ्रू द साइंटिफिक एविडेंस एंड द रिच क्लिनिक एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो इन चीजों पर फोकस करना, ये थीम है यहाँ पे, और ये इंडिया में हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। और आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है। तो देखिए की फोकस कौन है, वो ये रिसर्च करना है, स्ट्रेंथ करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और प्रोडेनिस्टिक मतलब सकून तरीके से रिसर्च करके चीजों को ठीक किया जाए, वो चीजें बोली जा सकती है। और जिस तरीके से रोल इनका, ठीक है, थोड़ी चीजें जल्दी हो रही है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, और एक दो टॉपिक और बचा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उसके बेस पे भी, और यूनिवर्सल हेल्थ प्रोवाइड कराने के लिए, तो इन चीजों पे इसलिए फोकस दिया जाता है। थीम याद रखनी है, इंडिया में हो रहा है, ये याद रखना है, कौन इसके फाउंडर थे ये याद रखना है। और ये तो दो चीज चार चीजें हैं, ये तो मेंस के लिए हैं लिखने के, और ज्यादा फोकस करने वाली नहीं है। अब थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अभी, क्योंकि अभी ये नई नई बनी गई है। पहले क्या थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, याद रखिएगा, पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में थी, अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना दी गई है। आयुष के अंदर क्या आता है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये सारी चीजें जो पहले भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये आता है। अब क्या होता है, तो पहले ये था, अब ये किसके, अब ये क्या बना दी गई है, पूरी मिनिस्ट्री बना दी गई है, ठीक है। 2014 से एलिवेट कर दिया गया इसको। तो आयुष रिसीव द करंट नेम 2000, ये करंट नेम लिया गया है। देखिए आयुष का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है संस्कृत में, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल के आया है। आयुर्वेदा जो है वो इंडिया का है, और योगा, ये जो योगा वाला चीजें चीजें सारी चीजें हो गई, ये कौन सी है, ट्रेडिशनल तिब्बतन मेडिसिन इसमें रखी जाती है ये, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे, मतलब देखिए ये चीजें थोड़ा सा इंडिजिनियस मेडिसिन, मतलब इंडिजिनियस मेडिसिन पे फोकस करके चलना है। इंपॉर्टेंट यही है, आयुष मिनिस्ट्री बन गई है, पहले इसके अंदर आती थी, अब इसको खुद का स्टेटस दे दिया गया, ये चीजें इसके अंदर आती है। दो चार चीजें जितनी ज्यादा फोकस करेंगे, जितनी ज्यादा बार सुनेंगे, आप लोगों को याद रह जाएगा, इसलिए डाल दिया था। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा जल्दी देख लीजिएगा। फिर भी श्री राजनाथ जी क्या करने जा रहे हैं, 11th स्टैंडिंग कमेटी, किसके, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल की बात चल रही है यहाँ पे, पहले इंटर स्टेट काउंसिल एक बार देख लीजिए। इंटर स्टेट काउंसिल होती क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सबसे पहले तो यही याद रखने हैं। आर्टिकल 263 तीन दूनी 6, दोनों को मिला क्या बन गया, ये इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया गया था 1990 में, उसके बाद में फिर रिकमेंड किसके द्वारा दी गई थी, सरकारी कमीशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाम याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो 263, तो क्या है, ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, मतलब इसके अंडर आर्टिकल में लिखा गया है, तो फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर इंप्लीमेंटेशन बिटवीन सेंट्रल और स्टेट रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल का मतलब सेंटर को बारे में, ठीक है। कंपोजिशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर हेड है इसके, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरीज, और 6 कैबिनेट मिनिस्टर, तो ये कंपोजिशन है। अब इसमें देख लीजिए थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो गई, ये देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्टैंडिंग कमेटी जो एग्जामाइन कर रही है, किस चीज को कर रही है, पुंछ कमीशन। तो पुंछी कमीशन जो है इसकी रिकमेंडेशन को एग्जामाइन कर रही है, ठीक है। पुंछी कमीशन का पूरा नाम है मदन मोहन पुंछी, 28 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। करंट आपको बताना है कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम बता दीजिएगा, चलो कोई नहीं, और कौन से नंबर के हैं वो बताइएगा, ठीक है।
तो पुंची कमीशन जो रिपोर्ट आई थी 2005 में नोटिफाइड किया गया था, सबमिट रिपोर्ट की थी 2010 में। तो पुंची कमीशन के अंदर ये 7 चीज आती है, ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा फोकस दीजिएगा। देखिए हिस्ट्री, सेंटर स्टेट रिलेशन की हिस्ट्री क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोजिशन क्या है, किस तरीके से उनको हैंडल करके चलना है, फाइनेंशियल क्या है दोनों की रिलेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में किस तरीके से रिलेशन होने चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी और जस्टिस से किस तरीके से रिलेशन होने चाहिए, इन्वायरमेंट पे किस तरीके से दोनों के रिलेशन होने चाहिए, सोशो इकोनॉमी पे किस तरीके से रिलेशन होने चाहिए। ये 7 तो यहाँ पे दिए गए हैं, पर लेकिन हमारा फोकस जो यहाँ पे जो काउंसिल हो रही है, 11th मीटिंग हो रही है, ये जो 11th मीटिंग हो रही है, इन पे फोकस 2 पे है ओनली, किस पे है, सेकंड पे और थर्ड पे। सेकंड पे और थर्ड पे फोकस दे रहे हैं, क्यों, वो आप लोगों को अभी समझ में आएगा। सेकंड और थर्ड पे इसलिए दो को दे रहे हैं क्योंकि सेकंड में तो देखिए क्या हो रहा है, गवर्नर का रोल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, गवर्नर से रिलेटेड किस स्टेट में क्या गवर्नर है हटा दिए जाते हैं आते ही। डिप्लॉयमेंट और सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल पुलिस फोर्स को डिप्लॉय करने की बात आती है जहाँ पे कि किसको डिप्लॉय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो फेडरल बैलेंस बनाना है पावर का, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है कि सारे स्टेट और सेंटर के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए प्रॉपर वे में, और इंश्योरिंग द बेटर कोऑर्डिनेशन सेंट्रल स्टेट, ये तो वॉल्यूम सेकंड पे फोकस किया जा रहा है। सेकंड थर्ड पे क्या फोकस किया जा रहा है, देखिए फाइनेंशियल ट्रांसफर कितना होना है, पहली बात ये हो गई, गुड्स एंड सर्विस की बात आती है, और तीसरा आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए इस पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके, देखिए आज के लिए इतना ही, पर आपसे एक बात बताना चाहता हूँ मैं, क्या हुआ अभी मुझे एक एसएमएस मिला फेसबुक पे, बड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़ के। तो बंदे का कमेंट थोड़ा मतलब वो नहीं था, रूड वे में बातें कर रहा था, मतलब बोल रहा था कि सर आप समझ क्या रहे हैं अपने आप को, आपने बंद कर दिया वहां पे और यहाँ पे आगे पढ़ाने लगे और हमको इन्फॉर्म भी नहीं किया। तो मतलब देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब एक हक से बात कर रहा है मेरे ऊपर, तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, कुछ समझ रहा है अपना, क्योंकि इस तरीके की बातें कोई अपने आदमी से ही बोल सकता है। तो यार आप लोगों से थोड़ा प्लीज रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को फेसबुक पे थोड़ा शेयर कर दीजिए जिससे कि लोगों तक चीजें पहुंच जाए, क्योंकि आज की डेट में भी ओनली कितने 15,000 आदमी उसको सुन रहे हैं, पहले 30,000 सुना करते थे। तो डेली 50 से 60 एसएमएस में डेली मुझे मिलते हैं, और वो क्या करते हैं, सारे गुस्सा होते हैं मेरे ऊपर। तो यार देख लीजिए, थोड़ा प्लीज हेल्प कर दीजिए मेरी, जिससे कि उन तक बेचारों तक चीज पहुंच जाए, और लोग इरिटेट ना हो, बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं कि मतलब वो होता है ना, एक आदत पड़ जाती है। तो इसलिए प्लीज इसको फेसबुक पे जितना शेयर हो सके शेयर कर दीजिए, यही आपसे बस एक रिक्वेस्ट है। और पीडीएफ और न्यूज़पेपर भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी दोनों, और पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, और चीज़ों को शेयर कीजिए और दूसरे की हेल्प कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कीजिए, और कोई कमेंट देना है तो प्लीज़ कमेंट दीजिए कि क्या क्या सोल्यूशन और इसमें करना चाहिए। और देखिए कुछ नहीं बिगड़ेगा, दूसरों की हेल्प करेंगे तो। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।